हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पर चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा। फ्रेंड्स, नेशनल इनकम जो टॉपिक है यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बताने के पहले मैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स का डिस्कशन आपसे करता हूँ। अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगाया था। वहीं हमारे आज़ादी के पश्चात भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और इस कमेटी का गठन 1949 में हुआ था और कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट है वो 1951 को सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना का सलाह दिया था, जिसके आधार पर 1951 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो औद्योगिक मुख्यालय है यह कोलकाता में है। अब आते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय, जैसा कि शब्द से ही आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय से अर्थ होता है राष्ट्र की आय या किसी देश की आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कई कॉन्सेप्ट्स हैं, कई संकल्पनाएं हैं, परंतु इसके लिए जो मूल कॉन्सेप्ट है वो दो हैं। एक तो होते हैं जीडीपी और एक होता है जीएनपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का अर्थ होता है किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। एक तो कि एक निश्चित वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 5 वर्ष में उसके भौगोलिक सीमा में जो भी अंतिम उत्पादित हुआ है वस्तु एवं सेवा उसका मूल्य ले लेंगे तो अर्थव्यवस्था का जो सही पिक्चर है वो सामने नहीं आएगा। आपका इकोनॉमी किस कंडीशन में है इसको कोई भी फॉरेनर हो या फिर देश के नागरिक हो वो ठीक ढंग से तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक किसी एक निश्चित वर्ष में उस इकोनॉमी द्वारा उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की भौगोलिक सीमा में कितना वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन हो रहा है, ये जब तक एक निश्चित वर्ष ना मिले तब तक वह उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन को सही ढंग से नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए इसमें एक निश्चित वर्ष को लिया जाता है। साथ ही जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक शब्द आता है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का अर्थ होता है उस देश का वह सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। अब सीमा में क्या आ सकता है, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का स्थलीय सीमा तो आया ही, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गए हैं जो हम लोग के ही भौगोलिक सीमा में है, साथ ही लक्षद्वीप आ गए। इसके अलावा किसी भी देश का जो दूतावास होता है, यानी आप जितने भी देखते हैं एम्बेसीज देख रहे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, भारत के भी हर एक देशों में रहता है दूतावास और हर एक देशों का भी भारत के अंतर्गत है। तो भारत के जितने भी दूतावास अन्य देशों में हैं वह भी भौगोलिक भारत के ही भौगोलिक सीमा में आएगा। यहाँ ये चीज़ आप लोग ठीक ढंग से समझ लेंगे। तो जीडीपी में हम लोग देखते हैं कि किसी देश के भौगोलिक सीमा में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे और एक शब्द इंपॉर्टेंट है कि उत्पादित अंतिम वस्तु। अंतिम का अर्थ होता है दोस्तों कि इसमें उन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, उन चीज़ों के उत्पादन के जो कॉस्ट है उसको, उत्पादन के जो धन प्राप्त हो रहा है उत्पादन का, उसको जोड़ा नहीं जाता है जो इंटरमीडिएट स्तर यानी आपका मध्यवर्ती स्तर पर यूज हो रहे हों। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एक टेलीविज़न देखें कि एक टेलीविज़न ले रहे हैं हम लोग सैमसंग का, जिसमें एलजी कंपनी का सेमीकंडक्टर है। तो मान लीजिए एलजी कंपनी ने जब सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया था और उस सेमीकंडक्टर का उत्पादन का जो कॉस्ट था वो 5000 था, तो अगर उसको भी हम लोग जीडीपी में जोड़ लें और फिर जब ये सैमसंग का टीवी जो 25,000 में फिर बेचा जा रहा है, इसको भी अगर हम लोग इस 25,000 को भी जीडीपी में जोड़ लें तो यहाँ पर उस सेमीकंडक्टर का 2 बार गणना हो जाएगा। तो
एक बार तो जब एलजी कंपनी का सेमीकंडक्टर था तो उसका हम लोगों ने प्रोडक्शन में भी जोड़ लिया था उसके कॉस्ट को, और फिर जब टीवी में 25,000 में भी वो इंक्लूड था उसको भी जोड़ लिए, तो इस बार भी उसकी गणना होगी। तो ये दोहरी गणना ना हो इसके लिए इसमें अंतिम वस्तु एवं सेवा शब्द का जिक्र होता है। हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब इसमें कोई भी ऐसी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ आया है बाजार में, जो कि उन मध्यवर्ती वस्तुओं से मिलकर बना है, तो उसमें उस वस्तु का गणना 2 बार हो जाएगा। इसी से बचने के लिए, ताकि इकोनॉमी का सही पिक्चर आए, इसीलिए ये अंतिम शब्द का जिक्र होता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर, यानी जीएनपी पर। तो इसमें देखिए एक शब्द है राष्ट्रीय, यानी इसमें लिया जाता है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें जीडीपी से एक अंतर आप देख रहे हैं कि जीडीपी में जहां किसी देश की भौगोलिक सीमा लिखी हुई थी, वहीं इसमें आता है किसी देश के नागरिकों द्वारा। यानी अगर इन दोनों का अंतर देखें तो एक एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर भारत को देखें तो मान लीजिए भारत में 3 कंपनियां उत्पादन कर रही है। एक तो भारत की टाटा कंपनी एक वर्ष में 1 करोड़ का उत्पादन कर रही है, रिलायंस एक वर्ष में 1 करोड़ का उत्पादन कर रही है, और अमेरिका का एक कंपनी मान लीजिए एप्पल ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाया और वह एक वर्ष में 1 करोड़ का उत्पादन कर रहा है। तो जीडीपी में हम लोग बोलेंगे कि भारत का जो जीडीपी है वो ये 1 + 1 + 1 यानी 3 करोड़ है। परंतु जब हम लोग जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे तब हम लोग इस अमेरिकन एप्पल कंपनी का जो इनकम है यहाँ पे उसको हटा देंगे, क्योंकि इसके परिभाषा में ही है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें नेशनल टर्म अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, जो वहाँ के नागरिकों को दर्शाता है। मान लीजिए कि किसी देश के नागरिक यानी भारत के ही नागरिक को अगर देखें उदाहरण स्वरूप, और वह विदेश से कमा रहे हैं 2 करोड़ रुपया, तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ेंगे तो भारत के टाटा और भारत के रिलायंस वाले आय तो जोड़ेंगे ही, साथ ही जो भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। परंतु इसमें और एक चीज है कि इसमें अगर विदेशी कंपनी जैसे एप्पल कंपनी भारत में कमा रही थी 1 करोड़ रुपया उत्पादन कर रही थी, उसको यहाँ से हटा देंगे। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सिर्फ राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा जो अंतिम रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन किया जा रहा है उसी के मौद्रिक मूल्य को लेंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोग जीडीपी और जीएनपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर को समझ चुके होंगे। मैं फिर से इसे एक शब्द में बोल दूं तो सकल घरेलू उत्पाद में किसी देश के भौगोलिक सीमा में जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन सभी के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। वहीं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में जो भी अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी में यही अंतर है। जीएनपी में भारतीयों द्वारा अगर विदेशों में जो इनकम किए जा रहे हैं उसको भी जोड़ा जाता है, परंतु विदेशी कंपनी द्वारा जो भारत में उत्पादन किया जा रहा है उसको घटा दिया जाता है। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस भारतीयों द्वारा शुद्ध अर्जित आय, यानी इसमें हो जाएगा भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। इसका अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी तो हुआ उसको लिख देंगे, प्लस मान लीजिए कि भारत में एक कंपनी 5 रुपये का इनकम कर रही हो और भारतीय एक कंपनी विदेश में 20 रुपये का इनकम कर रहा, तो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो भारतीय कंपनी 20 रुपया कमा रही है वो 20 जुट जाएगा, साथ ही विदेशी कंपनी जो भारत में 5 रुपया कमा रही थी वो घट जाएगा। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस 20 माइनस 5, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस 15।
मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। अब दोस्तों, एक जीडीपी के पश्चात एक टर्म आता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में ग्रॉस था दोस्तों, ग्रॉस मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब इसमें शुद्ध शब्द से आप लोग समझ सकते हैं कि नेट का अर्थ ही होता है कि कितना नेट आया, यानी सपोज दैट कि सकल घरेलू उत्पाद में जहां हम लोग पूरा वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को जोड़ ले रहे थे, वहीं इसमें क्या करेंगे, नेट वाला में जो उन वस्तुओं को और सेवाओं के उत्पादन में जो परिसंपत्ति का ह्रास हुआ, यानी डेप्रिसिएशन हुआ, जो मूल्य ह्रास हुआ, उसको घटा देंगे। नेट निकालने के लिए आप लोग देखते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग करते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु को खरीदे 10 रुपया में और बेचे 20 रुपया में, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? उस 20 रुपये को तो हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते। वो 20 माइनस जो खरीदे थे 10, तब जाके 10 रुपया जो आएगा ये नेट प्रॉफिट होगा। तो उसी टाइप का यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था या सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें से जितनी भी मशीनरीज लगी हुई है, पूंजी लगी हुई है, उसका समय के साथ डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मान लीजिए मशीनें हैं, तो मशीनें भी वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट घिसावट से उसका वैल्यू घट जाएगा, सेकेंड हैंड हो जाएगा 6 महीना में। पूंजी का मूल्य भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है, जो मैंने पिछला आप लोगों को टॉपिक में बताया था, वैसे वैसे वैल्यू भी पूंजी का घट जाता है। तो उस डेप्रिसिएशन को हम लोग जब घटा देंगे, जीडीपी से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन मशीनरी में आया हो, पूंजी के मूल्य में आया हो, तो वो नेट निकल जाएगा। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध जो घरेलू उत्पाद है वह हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। उससे जब मूल्य ह्रास यानी जो डेप्रिसिएशन है पूंजी का, परिसंपत्ति का, मशीनरी का, इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट भी होगा। जैसे हम लोगों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, उसी टाइप से यहाँ भी एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ भी वही होगा, जीएनपी में से जो परिसंपत्ति का ह्रास हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, जो डेप्रिसिएशन हुआ, उसको जब घटा देंगे तो हो जाएगा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने जीडीपी से ही एनडीपी समझ लिया होगा और जीएनपी से ही एनएनपी समझ लिया होगा। अब दोस्तों, इसमें जो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी होते हैं, इनको 2 लागत पे देखा जाता है। एक तो हो गया साधन लागत पे यानी फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है बाजार मूल्य पर यानी मार्केट प्राइस पर। तो साधन लागत और मार्केट प्राइस क्या है? साधन लागत का अर्थ होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ा उसे साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कलम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेन का, और उसका प्रोडक्शन में कॉस्ट आया 1 रुपया, तो साधन लागत पर उस पेन का दाम हो गया फैक्टर कॉस्ट पे 1 रुपया। लेकिन जब मार्केट तक वो वस्तु आएगी तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह लग गया। मान लीजिए उसमें 1 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, तो अब वो मार्केट प्राइस हो गया 1 + 1 यानी 2 रुपये। कभी कभी गवर्नमेंट क्या होता है, कुछ चीज़ों पे सब्सिडी भी देती है। जैसे आप जानते हैं कि फेयर प्राइस शॉप यानी जो हम लोग कोटा या जो उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि चावल 1 रुपये केजी दिया जाता है। तो ये चावल का जबकि मार्केट प्राइस आप देखिएगा तो मिनिमम जो है वो 20 रुपये है, तो यहाँ पे 1 रुपये में दिया जा रहा है। तो कैसे बेचा जा रहा है? एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे मैंने लोगों को आसानी से चावल प्राप्त हो और भूखमरी से मृत्यु ना हो, इसीलिए बीपीएल परिवारों के लिए सब्सिडी देती है, यानी कुछ ऐसे सुविधाएं देती है जिससे वो रेट घट जाए। वो उसी सब्सिडी को भी हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में आते आते सब्सिडी अगर उस वस्तु में लगा हुआ है तो उसका मार्केट प्राइस घट जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर उचित मूल्य की दुकानों यानी कोटा के दुकानों से जो चावल प्राप्त होता है, वह जब उपभोक्ता खरीदता है तो उसके लिए अगर वो कोटा का दुकान को हम लोग बाजार सोचे तो उसका बाजार मूल्य उसको 1 रुपया पे प्राप्त होता है, जबकि चावल का
मिनिमम प्राइस आप मार्केट पे देखिएगा 20 रुपये है। तो यहाँ पे वो 20 रुपया उसका साधन लागत था, जो मान लीजिए चावल का कटाई से लेके पूरा चावल का जो उत्पादन में कॉस्ट लगा होगा किसान का, फिर उससे धान से चावल निकाला होगा, पूरा निकालते निकालते मान लीजिए मिनिमम उसको 20 रुपया पड़ रहा है, तो वो हो गया था उसका साधन लागत। लेकिन जो आदमी खरीद रहा है कोटा से उसको 1 रुपया में मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 19 रुपया घट गया ये सब्सिडी था। तो यानी ये जो जीडीपी है, और यानी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद है, और जीएनपी है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इन सबको दो तरीकों से निकाल के देखा जाता है। एक तो साधन लागत पर, साधन लागत जो उसका वास्तविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एक्चुअल कॉस्ट आया उस पर, और एक देखा जाता है उसके पश्चात वो मार्केट आते आते कितना प्राइस पे तब्दील हो गया। मार्केट में आते आते आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी चर्चा किया, कि या तो उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जुटेंगे और कुछ हो सकते हैं कि सब्सिडीज घटेंगे। तो हमेशा जो फैक्टर कॉस्ट है उस फैक्टर कॉस्ट पे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दीजिए और सब्सिडी को घटा दीजिए, तो वो मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य हो जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इन सबको इन दोनों कॉस्ट पर देखा जाता है। एक तो हो गया साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर। अब आते हैं राष्ट्रीय आय पर। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे जो आता है साधन लागत पर, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी किसी देश के नागरिकों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जो साधन लागत पर हो, जो एक्चुअल कॉस्ट आया हो, यही आपका राष्ट्रीय आय है। लेकिन इसमें चूंकि ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को लिया जाता है, इसीलिए इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को हटा देंगे, डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, तब जाकर राष्ट्रीय आय आएगा। तो राष्ट्रीय आय के जो आप परिभाषा दे सकते हैं उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा है कि मैंने आज इन कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आप लोगों को समझाया है। आप लोग वीडियो को, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पॉज करके थोड़ा स्लो में देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ना केवल ये जेपीएससी या पीएससी मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखें, इसको अपना स्पीड घटाकर सुने, और सुनने के बाद किसी भी ऑथेंटिक बुक, किसी भी एस्टेब्लिश्ड बुक से भी इसको पढ़ लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।